हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं सीपीओ 2023 टीयर 1 का जो पेपर हुआ है उसके टॉप 30 मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। आपको पीडीएफ भी मैं उसी फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा आफ्टर जब ये क्लास पूरी खत्म हो जाएगी ना अपने यूट्यूब चैनल पे, तब ठीक है। उसके बाद अब एग्जाम डेट्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपको नहीं पता हो मैं बता दूं आपको, 3 से 5 अक्टूबर 2023 तक पूरे 9 शिफ्टों में, यानी कि डेली का 3-3 शिफ्ट आप लगा सकते हैं, तो पूरे 9 शिफ्ट में पेपर हुआ है। और पिछले साल भी जब 2022 के दिसंबर में हुआ था तो भी 9 शिफ्ट में ही पेपर हुआ था, और तब मैंने 9 शिफ्ट के 9 शिफ्ट पेपर सॉल्व किया था। अभी क्या है कि देखो, कल मैंने जैसे पहला शिफ्ट सॉल्व किया, थर्ड जो अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट था, तो काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि चैप्टर वाइज कर दो। लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आया कि देखो, चूंकि जो सीजीएल मेंस का पेपर है ना 2023 का, वो बहुत करीब है, आपका 24-25 अक्टूबर को है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि जब तक मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करूंगा या सेट वाइज, इट मे बी कि उसमें टाइम ज्यादा लग जाए, इसी मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया। खुद मैंने मैन्युअली क्वेश्चन सिलेक्ट किया है पूरे 9 शिफ्ट के। आप लगा लो 50-50 क्वेश्चन, अगर पूरे 9 शिफ्ट के लगाते हो तो 950, सॉरी 9×5=45, 450 मैथ्स के क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें से मैंने ये क्वेश्चन अपना छांटा हुआ है, यानी कि टोटल सिलेक्ट किया है क्वेश्चन 30। ठीक है, केवल टॉप 30 क्वेश्चन ही मैंने सिलेक्ट किया। और एग्जाम का जो लेवल था इस बार वैसा नहीं था जैसे अगर आप पिछले साल का सीपीओ का पेपर देखोगे या उससे एक बार और पिछले साल अगर आप जाते हो, तो वहां पे जो पेपर था वो काफी अच्छा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहां पर पूछे गए थे। लेकिन इस बार मैंने पेपर देखा, क्वेश्चन जो थे मैथ्स के वो स्लाइटली इजी साइड रहे हैं, इजियर साइड। ठीक है, तो इसीलिए मैंने टॉप 30 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है यहाँ पर, कि जो लोग मेंस का पेपर देने जा रहे हैं वो एटलीस्ट ये वीडियो देख लें और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज कर लें। बाकी क्वेश्चन मैंने इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि मुझे कुछ खास नहीं लगा। बाकी अगर आपको चैप्टर वाइज सोल्यूशन चाहिए या सेट वाइज सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और जो भी क्वेश्चन इसमें मैंने सॉल्व किया ना, जरूर से उनको रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम देने से पहले। स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो में आप लाइक और कमेंट जरूर कर दें। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं या फिर व्हाट्सएप पे हैं, जहां भी हैं, एनके मैथ्स को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अपने पास है, इफ द प्राइस आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 70% एंड देन। देखो, शुरू के 2-3 क्वेश्चन आपको फर्स्ट सेट के ही मिलेंगे, तो फर्स्ट सेट मैंने कल ही सॉल्व कर दिया है, तो अगर आप वहां पे देख चुके होंगे तो ऐसा मत समझना क्वेश्चन मैं सेम ही रिपीट कर रहा हूँ। पूरी वीडियो देखिए फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 70% उसने प्राइस इंक्रीज किया, देन अलाउज अ स्कीम डिस्काउंट ऑफ 5% एंड 20% ऑन दिस मार्क प्राइस है। इफ प्राइस इज पेड इन कैश एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ, यहाँ एन होना चाहिए, ठीक है, एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20% इज अलाउड, देन व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज। देखो, कहने का मतलब क्या है कि 70% इंक्रीज किया गया, 5% और 20% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अगर आप बाई कैश पेमेंट करते हैं तो वैसे में आपको 20% का और डिस्काउंट मिल जाता है। फिर भी दुकानदार को कुछ प्रॉफिट होता है, आपको उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। सबसे पहले देखो, 70% इंक्रीज हो रहा है तो 70% को आप क्या बोलोगे, दिस इज नथिंग बट 7/10। और चूंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि पहले अगर प्राइस 10 था तो वो इंक्रीज करके 17 बना दिया, यही 10 पे 7 बढ़ गया। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात क्या है, 5% फिर उसको डिस्काउंट मिल जाता है। 5% होता है 1/20। डिस्काउंट का मतलब 20 पे 1 रुपए का छूट मिल गया तो वो 19 रुपए में बेचेगा। फिर 20% का डिस्काउंट मिलता है, 20%, इट मीन्स 1/5। तो 5 पे से 1 का डिस्काउंट यानी 4 हो जाएगा। फिर आगे चल के लास्ट में फिर से 20% का डिस्काउंट होगा तो फिर से ये 5 से 4 हो जाएगा। फाइनल क्या चेंज आएगा ये आप समझिए। फाइनल चेंज की मैं बात करूं तो यहाँ पे कट रहा है, देखो 4 से कट जाएगा, 4×5 = 20, और ये 2×4 और ये 5×10, ये 5 के पावर 4 यानी कि ये 625 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 19×2 = 38, और 38 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे, 17×8 = 136, तो 6 हो गया, 13 बच गया, 17×3 = 51, और 13 कितना हो गया आपका 64। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर कितना बढ़ गया, यहाँ से तो आप बोलोगे 21 बढ़ गया, कितने पे, 625 पे, और गुणा का 100। तो ये फाइनल परसेंटेज इंक्रीज हुआ या फिर परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, आप जो भी कह लो। अगर आप काटते हो तो ये 25 से 25 बार में और ये 4 बार में, तो 21×4 = 84/25 आ गया, तो 25×4 = 100, और ये 4×4 = 16, और 8×4 = 32, और 1 33। ठीक है, तो 3.36% आया अपना, जो कि ऑप्शन थर्ड में है। ठीक है, आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। कल भी मैंने सॉल्व किया था, सेम तरीका था, अगर आपने देखे होंगे, आपने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश इन्वेस्टेड दिस रुपीज
बाय डिवाइडिंग इट इनटू टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट schemes A and B at simple interest rates of 8% and 10% respectively. If the total interest earned in 2 years is this rupees, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, यानी कि ए में कितना इन्वेस्ट किया गया। देखो अब कहने का मतलब यह है कि इसको आप एलिगेशन पे लेके जा सकते हो, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, या फिर कोई सिंपल सा इक्वेशन आप बना लो, वहां से भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे आपको ए में इन्वेस्ट किया गया राशि निकालना है, तो आप सबको बी पे लगा दो, यानी कि पूरे 10,000 अगर मैंने बी को दे दिया तो बी में 10% का उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो 10,000 का 10% यानी कि उसको 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट कितना मिला है भाई, 1680 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, हाल 1680 मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि 1680 2 साल में इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, ध्यान रखना मैंने 10,000 का 10% लिया केवल 1 साल का, क्योंकि 10% तो 1 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 साल में 1,000 रुपए मिले। अब 2 साल में अगर यहाँ पर ब्याज उसको 1680 मिला है, तो 1 साल में तो 840 ही मिला होगा। तो यहाँ पर ब्याज में डिफरेंस कितने का आ गया, 160 का। लेकिन परसेंटेज में ब्याज में डिफरेंस देखो 10 और 8 में 2% का डिफरेंस है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, और 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, तो चूंकि हमने सबको बी पर लगाया था, इसीलिए जो यहाँ पर पैसा निकल के आया वो ए का निकल के आया। ठीक है, अगर मैं सबको ए पे लगा देता जो जो पैसा निकला वो बी का निकलता, या आप यहां से भी बी का निकाल सकते हो। 10,000 रुपए थे, उसमें से 8,000 अगर एक हो गया तो बाकी के 2,000 किसको गए, बी को गए। ठीक है, तो वैसे आप बी का निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक आदमी है 40 किलोमीटर उसे चलना है। ठीक है, अब ये कह रहा है टाइम टेकन बाय हिम इन द फर्स्ट 10 किलोमीटर इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय हिम इन द सेकंड 10 किलोमीटर। द टाइम टेकन इन द थर्ड 10 किलोमीटर इज हाफ ऑफ द टाइम टेकन इन द फोर्थ 10 किलोमीटर, एंड द टाइम टेकन इन द फोर्थ 10 किलोमीटर इज इक्वल टू द टाइम टेकन in the first 10 kilometer. If his speed in the first 10 kilometer is 40 kilometer per hour, then what is the average speed of, sorry, for 40 किलोमीटर। देखो सबसे पहले अगर एवरेज स्पीड की मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यानी कि कुल दूरी और बटा कुल समय। तो यहां पर अगर मैं कुल पहले अगर मुझे एवरेज स्पीड लिखना ही है, तो आप बोलोगे कुल दूरी लिखोगे, कुल दूरी तो यहाँ पर 40 है क्वेश्चन में गिवन, तो मैंने 40 लिख दिया। अच्छा, नीचे टोटल टाइम लिखना होगा। टाइम कैसे लिखेंगे आप, टाइम यहाँ पर देखो, टाइम के बारे में अगर मैं लिखूं तो 4 अलग अलग डिस्टेंस है, लेट से ए बी सी डी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले वाले में जो टाइम लगेगा ना, टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालते हैं हम डिस्टेंस बाई स्पीड करके। डिस्टेंस चलना है हर एक बार 10-10 का डिस्टेंस चलना है, तो 10 का डिस्टेंस स्टार्टिंग में चला और 40 की रफ्तार से चला, यानी कि 1/4 यहाँ पे टाइम लग गया। अब पहले केस में अगर 1/4 टाइम लगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से चौथे में भी उतना ही टाइम लगता है। यहां पर देख रहे हो ना, यहां पर दिया गया है कि पहले 10 किलोमीटर लिए गए समय के बराबर है, यहाँ पर चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया जो टाइम है वो पहले 10 किलोमीटर में लगे टाइम के बराबर है, तो डी में भी 1/4 ही टाइम लगेगा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ोगे तो ये कह रहा है कि दूसरा बार जो टाइम लगता है ना, देखो यहाँ पर पहले 10 किलोमीटर में जो टाइम लगेगा वो दूसरे वाले का डबल लगेगा, यानी कि ए जो है वो बी का डबल है, तो बी ए का आधा होगा, यानी कि ये 1/8 होगा हाफ करोगे तो। वैसे ही यहाँ पर दे रखा है कि तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया जो टाइम है वो चौथे वाले का हाफ है, यानी कि चौथे में 1/4 है, तो तीसरे में उसका आधा यानी कि 1/8 हुआ। ये बात है, तो ये टोटल टाइम हो गया। आप टोटल टाइम को यहीं पर चाहो तो सम कर लो। अगर इसको भी 8 बनाना हो तो मैं इसको 2/8 लिख सकता हूँ, और इसको भी मैं 2/8 लिख सकता हूँ। तो ये 2 3 4 और 2 6/8 आ गया, जिसको आप 3/4 लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर ये देखो कुल दूरी मैंने लिख दिया, और नीचे कुल समय लिखूंगा जो कि 3/4 है। ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 चौके 16, 160/3। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि जोनाथन ने 3 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक राशि 5 वर्षों के लिए उधार ली। ठीक है, इस अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि जो है वो 1,61,051 रुपए थी। हालांकि कोई इसमें प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं है। जोनाथन को अभी कुछ बोनस भुगतान प्राप्त हुआ है, जिससे कि उसने अपना ऋण चुकाने का फैसला किया है। जोनाथन अभी कितना भुगतान करेगा अगर उसको चुकाना होगा तो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो आप। क्वेश्चन में कहने का ये बोला गया है, इसका मीनिंग ये है कि देखो 3 साल पहले उधार लिया था और इसको 5 साल के बाद चुकाना है, यानी कि ओवरऑल 5 साल में इसको इतना अमाउंट पे करना है। दिस इज अमाउंट, दिस इज नॉट इंटरेस्ट। ठीक है, ये अमाउंट है, यानी कि इसमें आपका प्रिंसिपल भी एडेड है। अब कह रहा है
कि उसे आज के टाइम पर यानी कि 3 साल पहले से आज तक यानी कि 3 साल हुए हैं अभी, आज के टाइम पर उसे कुछ बोनस मिला और उस पैसे से वो चाहता है कि अपना जो बकाया है उसको वो पूरी तरीके से चुकता कर दे, ठीक है, यानी कि पूरा डेब्ट कर दे, पेड कर दे। तो पूरा पेड करने के लिए आज के टाइम पर उसे कितना देना होगा? तो ओवरऑल बात ये हुआ कि हमें अमाउंट निकालना है फॉर 3 इयर्स, बात ये है क्वेश्चन में। अब 3 साल के लिए अगर अमाउंट निकालना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 10% के हिसाब से हमें 5 साल का दिया हुआ है, तो 5 साल का हमें पहले सीआई पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि अगर आपको ये चीज, देखो ये चीज याद रख लो, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो ना, तो पहले साल के लिए सीआई और एसआई तो हमेशा सेम ही रहता है, तो ये 10% होगा एक साल के लिए। अगर आप दूसरे साल के लिए या फिर आफ्टर 2 इयर्स, दूसरे साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए अगर आप सीआई लिखोगे तो यहां पर अगर आप फॉर्मूला लगाते हो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज वाला, तो ये जैसे ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100 जो लगता है वो, तो ये आपका 21% मिलेगा 2 साल का सीआई। 3 साल का अगर निकालोगे, ये चीज याद रहना चाहिए, तो 3 साल में सीआई आपको मिलेगा 33.1%। अगर 4 साल का निकालो, जनरली 4 साल तक भी नहीं आता है, 3 साल तक ही आता है, लेकिन बाई चांस किसी क्वेश्चन में 4 साल भी आते हैं और यहां पर आप देखोगे कि 5वां साल भी आ चुका है, तो 4 साल तक तो हालांकि मैं भी याद रखता हूं। तो चौथे चौथे साल में होता है 46.41%। अब 5वें साल का अगर हमें निकालना है और याद नहीं है तो हम चौथे साल पर सक्सेसिव लगा देंगे, यानी चौथे साल में जो सीआई परसेंटेज बना वो बना 46.41 और प्लस 5वें साल के लिए फिर से 10 और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 100। तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 10 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, यानी कि ओवरऑल 10 से डिवाइड करना है, तो ये 4.641। अगर इनको ऐड करोगे तो 46 और 4 50 और 10 कितना हो गया? 60। 60 होगा और इनको ऐड करोगे तो ये 41 आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल ये आ जाएगा 61.051%। तो ये आपका आ गया सीआई आफ्टर 5 इयर्स। तो अमाउंट कितना होगा? हम 100% यहाँ पर प्रिंसिपल को लेके चल रहे हैं, तो 100% में इसको ऐड करोगे तो ये 161.051% बन जाएगा। ये अमाउंट आया, लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट हमें दिया है 161.051। अच्छा, हमें निकालना क्या है? हमें यह निकालना है कि अगर अभी वो चुकता करना चाहे, यानी कि 3 साल बाद ही चुकता करना चाहे, तो उसे अमाउंट कितना देना पड़ेगा? तो सीआई चूंकि 3 साल बाद 33.1% लग रहा है, तो अमाउंट कितना देना होगा? 100 ऐड कर दो, यानी कि 133.1%। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर मालूम है तो देखो, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 3 जीरो चिपक जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यानी कि आप बोलोगे 1% की वैल्यू यहाँ पे 3 जीरो है, तो 133.1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 133 और एक पे 2 जीरो, क्योंकि ये डेसिमल से एक जीरो कैंसिल आउट होगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर होगा। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एंड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी एंड सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी। सबसे पहले ए को डी से रिलेशन बताना है, तो मैं ये बोलूंगा कि देखो ए और बी प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब बी और ए भी प्रोपोर्शन में होगा, सीधी सी बात है। तो ये चीज जो लिखा है ना, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं। देखो, इसमें बी की जगह पर मैं ए को लिख देता हूं, क्योंकि ए और बी सेम प्रोपोर्शन में है। तो मैं बी को हटा के ए को लिखना चाहूं तो ये ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहां पर दे रखा है कि सी और डी भी प्रोपोर्शन में है। अब ये भी अगर सेम प्रोपोर्शन में है तो मैं सी की जगह पर डी को भी लिख सकता हूं। तो यहां पर इस सी को मैं रिप्लेस कर दूंगा डी से, तो ये ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आ जाएगा। इट मींस ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन मुझे लगा, इसीलिए मैंने इसको ले लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुखवीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीजें खरीदी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लेकिन उसमें से 30% चीजें नहीं बेची जा सकी, क्योंकि वो खराब होने वाली चीजें ही थी। और ये कह रहा है कि 30% चीजें नहीं बेची जा सकी और वो खराब हो गई। हालांकि सुखबीर बाकी वस्तुओं को उन मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा जिससे कि 19% का ओवरऑल उसे प्रॉफिट मिले। सुखवीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई प्रत्येक वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा। और देखो, ये हाल ही में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, शायद वो सीजीएल के प्रॉफिट एंड लॉस में आया था या फिर सीएचएसएल का, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने कराया हुआ है। अगर आपने देखा होगा तो शायद आपको याद हो। देखो, सबसे पहले करना क्या है, इसमें ये कह रहा है कि 30% चीजें नहीं बेची जा सकी। इसका मान के चलते हैं कि 100 चीजें उसने खरीदी, तो 100 में से 30 नहीं बेची जा सकी, यानी कि 70 उसने बेचा। यही बात है। अब ये कह रहा है कि ओवरऑल उसे 19% का लाभ चाहिए, यानी कि 100 अगर खरीदा है तो 119 उसे चाहिए। 30 तो नहीं बेचा जा सका, तो इससे उसे कुछ नहीं मिला। अब उसे 119 चाहिए, बताओ।
ठीक है। और ये 119 तो अब इसे इसी 70 से कमाना। अब होगा क्या, उसे जो उसके पास जो 70 बचे हैं सही सही वाले सही वस्तुएं, उसी को 119 के प्राइस पर बेचना होगा, तभी तो 119 का फायदा होगा। देखो इसने 100 में खरीदा लेट से, और ओवरऑल 19% का फायदा चाहिए, यानी कि इसे 119 रुपए चाहिए अब, चाहे जहां से ये लाए। अब ये 30 तो ये बेच नहीं पाया क्योंकि खराब हो गई, तो ये 70 को ही बेच के 119 रुपए लाने हैं। तो 70 को अगर 119 बनाएगा तो कितने का फायदा इसको लेना होगा, 49 का, ओवर कितने, ये 70 पे, और इंटू का 100। अब ये 10 से 10 और 7 से 7 बार में कट जाएगा, तो 7070। तो 70% बढ़ा के उसको बेचना पड़ेगा जो सही वस्तुएं हैं। स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा, खरीदारी और खर्च, अलग अलग चीजों पे खर्च करता है। 15% जो है आय का वो भोजन पे खर्च किया, जबकि 12,800 रुपए किराए पर, और 32,000 रुपए उसने शिक्षा पर, और 7200 रुपए खरीदारी पर खर्च किया। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च का 11.25% है। तो भोजन पर कितना खर्च किया गया ये बताना है। देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर जैसे आपको ये चीज दे दिया कि 7200 रुपए खरीदारी पे खर्च हुए, परसेंटेज में कितने हैं, 11.25%, लेकिन ध्यान रहे ये कुल खर्च का। देखो टोटल अगर मैं इनकम मान के चलता हूं कि 100 है, इसमें से अगर 20 रुपए वो सेव करता है, तो टोटल खर्च कितने हुए, उसके खर्च हुए 80 रुपए। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 80 का जो इतना परसेंट है उसका वैल्यू 7200 के बराबर है। तो पहले इसकी मैं बात करूं तो ये है 45/4%। तो 80 का अगर इतना परसेंट निकालते हो, टोटल मैं ओवरऑल अब खरीदारी पे खर्च निकालता हूं कि परचेजिंग पे कितना खर्च हुआ है, या फिर शॉपिंग पे मान लो। तो अगर मैं शॉपिंग की बात करूं कि शॉपिंग पे जो खर्च हुआ है वो हुआ है आपका, ऐसे तो 80% खर्च है, 80 खर्च है ये टोटल, लेकिन इसका 45/4% है केवल शॉपिंग पे खर्च। तो अगर 80 का 80 और इंटू 45/4% निकालते हो, इंटू का 100 करके, तो ये कितना आ जाएगा, या चलो परसेंटेज में ही रहने देते हैं, यही केवल निकालते हो। तो 4 से काटोगे, 20 चौके 80, और 20 गुणा में 45 ही आ गया। ठीक है। परसेंटेज भी ले लेना चाहिए था यहाँ पे। चलो 2 जीरो में यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज के लिए। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 7200। यहाँ से काटोगे 20 25 और 5 से 9 25 45, और 9 से ये 8 9 72। ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू आपको 800 आ गई, और हमें 15% जो कि भोजन पे खर्च है उसकी वैल्यू बतानी है। तो 15 की वैल्यू 15 अठे 120, तो ये 12,000 आ गया, जो कि ऑप्शन दूसरा है। ठीक है। आई होप कि आप बात समझ गए होगे। कहीं भी अगर कोई दिक्कत है आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 8% दर से, और 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 12% की दर से वो कुछ धनराशि उधार लेता है। 12 वर्षों की समाप्ति के बाद टोटल इतना ब्याज उसे भुगतान करना पड़ता है। तो उधार ली गई धनराशि कितनी थी, ध्यान रहे कि ये सिंपल इंटरेस्ट का बात हो रहा है। अब देखो सबसे पहले टोटल 12 वर्षों की बात की गई है, 12 वर्ष की बात की गई है। 12 वर्ष में आप देखोगे कि पहले 4 साल यहां लगता है, फिर 6 साल आगे लगता है, और फिर 6 4 10 हो गया, तो 2 साल आगे लगेगा, और पहले 5% ब्याज लगेगा, फिर 8% का ब्याज लगेगा, और उसके बाद 12% का ब्याज लगेगा। टोटल ऐसा ही हुआ कितना, तो आप बोलोगे दोस्तों यहाँ पर 5 चौके 20%, यहाँ पर ब्याज लग गया 5% हर एक साल, तो 4 साल के लिए 20%, 8 छक्के 48% यहाँ, और 12 दूना 24% यहाँ। तो 24 दूना 48, 24 तिया 72, यानी कि टोटल 92% हो गया। और उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर ये 92 आएगा, आप जोड़ लो 8 4 12। ठीक है, 12 तो ऐसे हो गया, और 40 और 40 80, तो 92% की वैल्यू यहाँ पे 9016 दे रखा है। तो अगर आप एक की वैल्यू निकालना चाहो तो 92 से क्या ये कटेगा, 9 8 बार में कट जाएगा, 8 दूना 16 के 6, और 8 में 72। ठीक है। 10 बार में तो ज्यादा होएगा ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखो 10 बार में 920 बनेगा। अगर नहीं कट रहा है तो हम 4 से पहले काट सकते हैं, जैसे 4 से इसको काटोगे 23 चौके 92, 4 से इसको काटोगे 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, फिर 2 और 1 4 पच्चे 20, और 4 चौके 16, 23 से इसको आप काटेंगे तो 23 से ये 9 बार में कट जाएगा। 9 बार में नहीं काटते हैं, 23 से 9 बार में कट जाएगा। अगर मान लो 9 तिया 27, और 9 दूना 18, और 2 20, तो ये 207 आ रहा है, यानी कि 25 में से 7 चला गया, तो अभी भी हमारे पास कितना बच गया भाई, 18, और 18 पर 4, तो 23, 8 तिया 24, ये 8 बार में और कट जाएगा। ठीक है। तो 1% की वैल्यू आ गई 98,
तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98 पे 00। तो ऑप्शन दूसरा जो है वो राइट आंसर है। आई होप कि आप बात समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है और हमें ये निकालना है। सबसे पहले देखो ये चीज निकालना है तो आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। जैसे ये अगर x है तो इसकी वैल्यू के स्क्वायर और -2 होगा, अगर ये के गिवन है तो, ठीक है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब पहले इसकी वैल्यू कैसे निकालें हम बताओ। अगर मैं यहाँ x से लेट से मल्टीप्लाई ही कर दूं, ठीक है, x से मल्टीप्लाई करने का कुछ फायदा होगा। देखो x से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो ये आएगा 5x और माइनस का 2, और ये 5/x आ गया। 5/x को मैं लेफ्ट साइड लेके आऊं तो ये हो जाएगा 5/x और -5/x इक्वल टू 2। 5 कॉमन ले लूं तो ये x माइनस 1/x की वैल्यू 2/5 आ जाएगा, ठीक है। अब बस दोनों से इस साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और +2 और इक्वल टू ये 2 दूना 4/25। अब बस ये 2 इधर आ जाएगा तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। देखो ये निगेटिव से भी निकलता है, अगर ये निगेटिव में दिया है तो यहाँ +2 कर दोगे आप, तो डायरेक्ट हम इसका स्क्वायर करके, और सही ही लगा रहे थे हम तो, निगेटिव है तो ये माइनस आएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लिखोगे x² प्लस 1/x² की वैल्यू तो ये हो जाएगा 4/25 प्लस का 2। तो ये आ गया 25 दूना 50 और 4 54/25, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि एक आयताकार हॉल है, उसके फर्श की लंबाई चौड़ाई का आपको वैल्यू दिया हुआ है। बड़ी से बड़ी एक समान आकार की वर्गाकार टाइलों को प्रत्येक का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग फुट में लेना है। हमें बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा जिसका उपयोग फर्श को इस तरह से टाइल लगाने के लिए किया जा सकता है कि फर्श का कोई भी हिस्सा खुला ना रहे। कहने का मतलब कि लेट से ये फर्श है तो इसमें इस टाइप के टाइल्स लगाने हैं, तो ये जो प्रत्येक टाइल लगेगा, हर एक टाइल, उसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले उसकी साइड निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे केस में साइड निकालना है, जैसे साइड ऑफ ईच टाइल, आप यहाँ पर ईच भी लिख सकते हो, प्रत्येक साइड जो होगा ये कितना होना चाहिए, तो ये होगा बेसिकली HCF ऑफ 126 एंड 90, यानी कि इनका HCF, महत्तम समापवर्तक, इनका HCF कितना आ जाएगा, 18। तो ये अगर साइड हो गया, अगर आपके पास साइड 18 है दोस्तों तो यहां से एरिया लिख सकते हो, चूंकि ये स्क्वायर शेप में टाइल्स हैं तो एरिया साइड का स्क्वायर 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। क्वेश्चन आसान था लेकिन पहले से जो सॉल्व किया होगा वही कर पाएगा। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स x एंड y इज दिस द वैल्यू ऑफ 4y - x। देखो एलसीएम आपको दे रखा है, यहाँ पर x जो है वो y से बड़ा है, ये बात भी फिक्स है। देखो अब इसमें सबसे पहले करना क्या होगा, हमें कोई ऐसे, चूंकि आपको पता है कि दो जो अभाज्य संख्या होते हैं या प्राइम नंबर्स होते हैं उनका जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट ही होता है, तो हमें ऐसे दो प्राइम नंबर्स ढूंढने होंगे जिनका प्रोडक्ट इतना हो जाए, बस उसमें से बड़ी वैल्यू x हो जाएगी और छोटी वैल्यू y हो जाएगी। तो अगर आप 2 से देखो, 2 से नहीं कैंसिल आउट होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 3 6 तो कट गया, 5 बचता है। फिर 3 के बाद आता है 5 से कटेगा नहीं, लास्ट में 3 है इसलिए। फिर 7 7 से अगर आप काटोगे 7 7 49, फिर बच जाएगा 4 3 नहीं कटेगा। 7 के बाद आ गया एक ही बार, 11 से कटने वाला है नहीं, 13 13 1, अच्छा 13 चौके 52 और 13 एक बार में, देखो ये 41 गुणा में 13 हो जा रहा है। तो जो बड़ी संख्या है वो तो x है, तो x 41 हो गया और y जो हो गया वो 13 हो गया। वैल्यू पुट कर दो, 13 चौके 52 और माइनस का 41, ये 11 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है कि ए अकेले काम करता है, जब ए किसी कार्य को करता है तो उसे ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उस कार्य को करने में लगने वाले समय से 25 दिन अधिक लगते हैं। यानी कि ए अगर काम करेगा तो ये ए बी के द्वारा लिए गए समय से 25 दिन ज्यादा लेगा, ठीक है। अब ऐसे ही कह रहे हैं कि बी अगर अकेले काम करेगा तो ये ए बी के काम करने से जितना समय लगता है उससे 16 दिन ज्यादा लेता है। तो ऐसे में ए और बी मिलके अगर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अब इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है ऐसे में, कि ऐसे में जो टाइम टेकन बाई ए बी आता है ना, टाइम टेकन बाई ए बी, यानी कि ए बी द्वारा लिया गया समय, ये होता है √D1 D2, ठीक है। तो आप √D1 का मतलब पहली बार कितना ज्यादा लगा और दूसरी बार कितना ज्यादा लगा, ये प्रोडक्ट है। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का कितना हो जाएगा अपने पास 4, तो 5 चौके 20, यानी कि 20 दिन में ए और बी मिलके काम करते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना, बहुत बार काम आएगा। यहाँ पर आपको गिवन है x⁴ प्लस x⁴, दिस इज इक्वल टू x² एंड y²। हमें फाइंड आउट करना है x⁴ प्लस x⁴। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, देखो
अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो ये ऐसे लिखा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इसका क्यूब और ये इसका क्यूब है। क्यों ऐसे लिख सकते हैं? अब यहां पर एक चीज और समझो, ये अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी वाई टू द पावर 4 और प्लस ए बी यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये प्लस में है तो ये चीज माइनस में आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब ये हमें फाइंड आउट करना है। यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो ये है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, चलो पावर 4 ही रहने देते हैं। एक्स टू द पावर 4 में लिख दूंगा डायरेक्ट कि ये वैल्यू जो है ये है एक्स टू द पावर 4 और प्लस वाई टू द पावर 4 और माइनस ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ जाएगी अगर इसको इधर लेके आए। अब चूंकि ये वैल्यू जीरो हो गई और यहाँ पे मैं जीरो पुट कर दूं और ये वैल्यू एज इट इज भी यहाँ पे रहे तो जीरो इंटू समथिंग जीरो आएगा। ऑप्शन डी सही है। देखो अगर अभी तक वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक और साथ में कमेंट्स जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, यहां पर बोला है अ सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ्स इफ द अमाउंट पेएबल ऑन मैच्योरिटी वाज दिस रुपीज व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड। सबसे पहले आप देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो जब भी हाफ ईयरली गिवन हो, सेमी एनुअली गिवन हो, अर्धवार्षिक या छमाही लिखा हो तो ऐसे में रेट होता है हाफ, यानी कि 10% आपको 5% लेना है इसके बदले और टाइम होता है डबल। या फिर आप ऐसे समझ लो 18 महीने को अगर हम 6-6 महीने करके बनाए तो 3 बार टोटल 6-6 महीने बनेंगे, यानी कि 3 साल हमें टाइम लेना है या फिर 3 साइकिल्स लेने हैं। अब 5% के हिसाब से 3 साल का हमें अमाउंट गिवन है यहाँ पर और हमें सम बताना है। अगर मैं 5% को फ्रैक्शनल फॉर्मेट में लिखूं तो ये 1/20 आएगा, 5/100 दैट इज इक्वल टू 1/20, यानी कि 20 रुपए पर एक का ब्याज मिलेगा। इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 20 था तो अमाउंट 21 हो जाएगा और ये चूंकि 3 साल की बात है तो हम क्यूब कर देते हैं डायरेक्ट, यानी कि प्रिंसिपल अगर 8,000 था तो अमाउंट आपका कितना था, 21 का क्यूब यानी 21 गुणा में 21 गुणा में 21। और ये जो अमाउंट है ये गिवन है आपको, दिस इज इक्वल टू 64827। इससे इसको काटना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है और 8,000 से मल्टीप्लाई करना है, वही अपना आंसर है क्योंकि प्रिंसिपल हमारा 8,000 है। अब मेन मुद्दा यह है कि अगर हम ये नहीं करें तो भी आंसर पे पहुंच सकते हैं, लेकिन कैसे? इसके लिए हमें ऑप्शन का सहारा लेना होगा। देखो ऑप्शन में वही सही होगा जो 8,000 से डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से। 8,000 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहला और आखिरी मुद्दा है कि लास्ट में 3 जीरो हो और वो केवल एक ही ऑप्शन में है, इनमें है नहीं, बस हो गया। या फिर आप 8 से कटने वाला भी चेक कर सकते हो, 8 से ये ऐसे भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, इन दोनों में चूज करना है और चूंकि हमें ट्रिपल जीरो ही चाहिए तो ये फिर थर्ड ऑप्शन तो होगा नहीं। अदरवाइज इससे काटो तो 100% ये 7 टाइम्स कट जाएगा। अगर इन तीनों से काटोगे तो एक की वैल्यू 7 तो 8,000 की वैल्यू 56,000, ठीक है। अगला सवाल है आनंदी बहुत आनंद, अच्छा आनंदी जो है ये एक आनंद में है, आनंदी आनंद मिलता मिलता जुलता है ना मतलब। हाँ भाई देखो, अब ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 44 रुपए की स्मार्ट घड़ी खरीद लिया लेकिन पैसे कम थे फिर भी खरीद लिया। देखो इसे बोलते हैं हम लोग शौकीन आदमी, ठीक है, शौकिया। तो इसने शौक से खरीद लिया और डाउन पेमेंट के लिए इसने 2,000 रुपए भुगतान भी दे दिया। दुकानदार ने कहा कि ठीक है भाई 1 महीने बाद पैसा देना, लेकिन 1 महीने बाद वो लेगा कितना, 2,440 रुपए, यानी मात्र 40 रुपए ज्यादा ले रहा है। कहने का मतलब यही है, आपको बताना है कि दुकानदार को जो साधारण ब्याज मिला वो किस रेट से मिला। सबसे पहले देखो 4400 में से अगर उसने 2,000 दे दिया तो अब प्रिंसिपल जो दुकान के रह गया पैसा इसके पास वो कितना रह गया, 2,400 रुपए और चुकाने रह गए। लेकिन आनंदी ने कितना चुकाया तो आप बोलोगे 2,440, तो कितना ज्यादा चुका दिया भाई, 40 ज्यादा चुका दिया, कितने से, 2,400 से, इंटू का 100, ये सिंपल रेट आ रहा है। लेकिन अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। टाइम भाई 1 महीना है तो 1 महीने को साल में लिखना है तो 12 से आप डिवाइड करोगे, बेसिकली यहाँ 12 नीचे लिखना था वो ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहां से देखोगे कि 12 से कट जाएगा, 12 दुना 24 और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो और 2 से 20 बार में, तो 20% का उसको इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। देखने में तो बस 40 रुपए ही लग रहे हैं लेकिन देखो 20% का इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, क्योंकि 1 महीने में 40 रुपए मिला ना, ये बात समझो, तो साल में तो उसको 480 रुपए मिल जाते हैं। अगला सवाल है कि सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, पीक्यू वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, ए इसका स्पर्श बिंदु है, माना बी पीक्यू पर इस प्रकार स्थित है कि ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ओ और बी को मिलाने वाली रेखा वृत्त को आर पर काटती है, बी आर की लंबाई कितनी है। तो पहले मैं एक सुंदर सा चित्र बनाता हूं इससे रिलेटेड। तो ये मैंने सर्कल बना दिया और इसमें लाइंस भी ड्रॉ करने हैं तो मैं अभी ड्रॉ कर देता हूं। लेट से ये पहला लाइन हो गया और कुछ इस तरीके का खेल है यहाँ पर, ठीक है। देखो
है क्या, ओ इसका सेंटर है, ठीक है। पी क्यू इसकी स्पर्श रेखा है, लेट से ये पी क्यू है। कहां पे स्पर्श करती है भाई, ए पे ये टच करती है तो ये ए हो गया। बी एक पॉइंट है पी क्यू पे, तो ये पी क्यू पे बी पॉइंट हो गया। और ओ और बी को मिलाने वाली जो लाइन है वो सर्कल को आर पे टच कर रही है, यही बात है पूरा ओवरऑल गिवन। अब इसमें एक चीज और भी है क्या, यहाँ पर देखो आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि ये 5, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया है आपको, ए बी की लेंथ 12, ए बी ये 12 दे रखा है। अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये तो 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट। पाइथागोरस से आप निकालोगे ये 13 आ जाएगा, पूरा ओ भी 13 आ गया। अच्छा, ओ आर तो अपना रेडियस ही है, तो ओ आर अगर रेडियस है, ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा। अब इस 13 में से अगर ये 5 है तो ये 8 रहा होगा, और यही तो हमसे पूछ रहा है कि बी आर की लेंथ कितनी है, वो 8 हो गया। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न पे। एक व्यक्ति के पास लोहे की 3 छड़ें हैं और उनकी लंबाई इतना 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 है। वह तीनों छड़ों में से प्रत्येक से समान लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। यदि वह बिना किसी अपव्यय के, यानी कि बिना किसी खर्च के, खर्च का मतलब कि उसमें से जो है वो लॉस ना हो, वेस्टेज ना हो लकड़ी का, या फिर छड़ का, लोहे का वेस्टेज ना हो, ऐसे में अगर वो टुकड़े बनाना चाहता है तो कितने टुकड़े मिनिमम वो बना सकता है। सबसे पहले यहाँ पर हर एक टुकड़े की अगर लेंथ बतानी है तो आप लेंथ कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम देखो। लेंथ ऑफ इच कट्स, यानी कि हर एक जो कट उसमें से काट करके टुकड़े बना रहा है ना, उसका या फिर आप कह लो यहाँ पर कट पीसेस कहना ज्यादा उचित रहेगा, ठीक है, पीसेस। तो हर एक पीस की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो आएगा एचसीएफ के बराबर, एचसीएफ ऑफ ये तीनों 20 30 और 40। अच्छा, 20 30 40 का एचसीएफ होगा कितना, 10 कॉमन है तो 10 एचसीएफ हो गया। अब देखो, जो 20 सेंटीमीटर लंबा छड़ है, अगर 10 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा करना हो तो वहां से 2 टुकड़े मिलेंगे। जो 30 सेंटीमीटर लंबा छड़ है, अगर 10 10 सेंटीमीटर के टुकड़े बनाने हो तो वहां से 3 टुकड़े मिलेंगे। और जो 40 मीटर वाला है, अगर 10 10 मीटर के हमें टुकड़े बनाने हो तो यहाँ से 10 चौके 40, 4 टुकड़े मिलेंगे। तो ओवरऑल 4 3 7 और 2 9 टुकड़े मिल जाएंगे, और 9 यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, अक्षिता और रैना एक किताब टाइप कर रहे थे, लेकिन उनके पास कार्य करने के लिए केवल एक लैपटॉप है, ठीक है। उन्होंने तय किया कि वो बारी बारी से काम करेंगे, जैसे कि अक्षिता पहले दिन कार्य करती है और दूसरे दिन रैना काम करती है, ठीक है। अक्षिता तीसरे दिन, और इसी तरह से काम आगे चलता रहता है। अक्षिता अकेले टाइपिंग का कार्य 16 दिन में कर सकती है, रैना 24 दिन में। बारी बारी से ऐसे काम करते रहे तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये बताना है। तो देखो, ये अक्षिता ये रैना, अक्षिता को 16 दिन लगते हैं, रैना को 24 दिन। तो टोटल जो वर्क हो गया वो इनका एलसीएम हो गया, दैट इज 48। अगर 48 टोटल वर्क हो गया तो देखो 16 3 48, यानी कि अक्षिता की एफिशिएंसी 3 की आ गई और रैना की एफिशिएंसी 2 की आ गई। अब यहां से देखोगे कि काम कैसे होता है, पहले अक्षिता काम करती है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि अक्षिता काम करेगी पहले दिन, फिर दूसरे दिन रैना, फिर तीसरे दिन अक्षिता, फिर चौथे दिन रैना, ऐसे काम होता है, ठीक है। तो पहले दिन अगर अक्षिता काम करेगी तो 3 यूनिट काम करेगी, दूसरे दिन रैना 2 यूनिट, यानी कि ओवरऑल 3 और 2 5 यूनिट का काम होगा कितने दिनों में दोस्तों, 2 दिनों में। बात है कि नहीं, 2 दिन में 5 यूनिट का काम। हमें काम करना कितना है, आप बोलोगे 48। तो अगर इसको 48 के करीब ले जाए तो हम इसे 5 में 45 तक बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 45 यूनिट का काम पूछूं कि कितने दिन में होगा, तो आप बोलोगे ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दुना 18 दिनों में टोटल कितना काम हो जाएगा, 45 यूनिट का काम हो जाएगा। अगले दिन फिर से अक्षिता जाएगी और 3 यूनिट का काम कर देगी, तो अगर 45 में 3 यूनिट का और काम हो जाएगा तो 48 यूनिट का पूरा काम खत्म हो जाएगा, जो कि टोटल वर्क भी है। और टाइम कितना लग गया, 18 दिन पहले से और 1 दिन और अक्षिता काम कर रही है, तो टोटल 19 दिन टाइम लग गया। तो 19 दिन का समय लग जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, ये कह रहे हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ पल्सेस इज 12% लेस देन द सेलिंग प्राइस यूजिंग अ फॉल्टी वेइंग मशीन, शॉपकीपर इज एबल टू अर्न 25% प्रॉफिट। हाउ मच परसेंट ऑफ द फॉल्टी मशीन shows मोर वेट एज कंपेयर टू द एक्चुअल वेट। देखो, कहने का मतलब वही है कि 12% विक्रय मूल्य से कम है क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि यहाँ लाभ होगा ही। फिर खराब तौल मशीन का इस्तेमाल करके वो 25% लाभ अर्जित कर लेता है। तो बताना है कि दोषपूर्ण जो मशीन है वो वास्तविक तुलना वजन से कितना कम, कितना प्रतिशत अधिक वजन दिखाती है, ठीक। देखो, सबसे पहला चीज क्या है, यहाँ पर 12% कम तौलता है, सॉरी 12% कम है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से। 12% कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 और 25 चौके 100, अगर मैं 12/100 लिखता हूँ इतना आएगा।
इसका मतलब अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लिखूं तो आप देखोगे दोस्तों कि विक्रय मूल्य से 12% कम है क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य की वैल्यू अगर 25 है तो क्रय मूल्य कितना होगा, इससे 3 कम होगा यानी कि 22 रहा होगा। ये पहली बात। अच्छा, वजन में क्या चेंज है ये हमें पता नहीं है, लेकिन फाइनली क्या होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। 25% 1/4 होता है, यानी कि 4 पर 1 का फायदा, यानी कि 4 से 5 बनता है। ये बात है ओवरऑल। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वैल्यू निकलेगा जो वो कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 4/22, तो ये 4/22 आएगा रेशियो, और ये आएगा 5/25। तो ये 4/22 को हम 2/11 लिख सकते हैं, और 5×5 = 25, तो ये 1/5 लिख सकते हैं। यानी कि ये 5 दूना अगर 10 रहा होगा तो ये 11 एकम 11 बनेगा। तो 10 की वैल्यू 11 होना, यानी 1/10 पे, तो 100 पे कितना बढ़ना हुआ, 10%। ठीक है, तो 10% का प्रॉफिट यहाँ पर, या फिर 10% ज्यादा जो है वेट मशीन वेट दिखाती है। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 30% मतदाताओं ने मतदान किया ही नहीं, डाले गए मत में से 20% अमान्य हो गए, जीतने वाले को वैध मतों का 64% मिला और वह इतने वोटों से जीत गया। तो टोटल कितने वोटर्स थे रजिस्टर्ड, ये बताना है। तो देखो हम एक काम करते हैं, टोटल मानते हैं अगर 100 होता तो 30% लोगों ने नहीं दिया। 30 लोगों ने अगर नहीं दिया तो दिया कितने लोगों ने भाई, 70 लोगों ने। ठीक है। अच्छा, 70 लोगों ने दिया तो इसमें से अब 20% अमान्य हो गए। इसमें से 20% यानी 7×2 = 14 जो हो गया इनवैलिड। तो वैलिड कितना हो गया भाई, 8×7 = 56 वैलिड हुआ, 80%। अब इसमें से कह रहा है कि जीतने वाले को 64% मिले, यानी कि 56 का 64% मिला। तो यार इससे अच्छा था कि हम x मान के चलें, इतना क्यों करें। इससे अच्छा है कि मैं टोटल अगर मान लेता हूं x थे, 30% ने नहीं दिया तो 70% लोगों ने वोट दिया, ध्यान से समझिए। इसमें से 20% इनवैलिड हो गए तो 80% वैलिड बचे। इसमें से जो वैलिड है इसमें से 64% जीतने वाले को मिले, तो ये 64/100। इसको 64% मिले तो हारने वाले को कितना मिला होगा, तो आप बोलोगे उसको मिला होगा 36%। यानी कि वो इतने से जीता, और ये टोटल कितने मत से जीत गया है यहाँ पर, 31 और 36। इस चीज को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लेते, ज्यादा अच्छा होता कि 64% जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को 36 मिला, तो टोटल कितने से जीत गया भाई, माइनस कर लो। तो 14 में से 6 गया 8, और ये 5 में से 3 गया 2, 28 से जीत गया। 28% से, तो ये 28/100 आता, और इसकी वैल्यू इतनी है। बस काट पीट लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो बस। तो ये पहले इस 2 जीरो से इन 2 जीरो को मैं निपटा दूं। ठीक है। फिर अब अगर मुझे 7 से काटना हो तो मैं 7 से इसको काटूंगा, 7 से, ये 7×4 = 28। फिर 3 और 3, तो 7×4 फिर से 28, और 7×8 = 56। ये 7 कट गया। 8 से काटते हैं, 8×5 = 40, और 8×6 = 48, और 28×2 = 56। तो x की वैल्यू 2 पे 4 जीरो आ गया। ठीक है, जितने भी जीरो आप ले लो, क्योंकि वैसा ऑप्शन ही नहीं है। निम्नलिखित में से किस संख्या को इतना 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 से विभाजित करेंगे तो इतना 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 महत्तम समापवर्तक के बराबर शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, आसान तरीका तो यही है, ऑप्शन से ही ले लो। जैसे मान लो अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करना चाहूं तो जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 6 मिलना चाहिए शेषफल। ठीक है। तो अगर मैं 6 से इसको डिवाइड करता हूं तो 6×4 = 24, देखो, तो बचेगा 5 और 1, 6×8 = 48, 3 बच रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। यहाँ पर अगर 6 से मैं डिवाइड करूं, 6×8 = 48, 2 6, और 6×4 = 24, यहाँ 2 बच रहा है, ये भी नहीं होगा। इसको 6 से डिवाइड करूं, 6×6 = 36, तो बच जाएगा कितना यहाँ पर, 7 और 3। ठीक है, 7 और 3, तो 6×7 = 42, क्यों ना डिवाइड कर देते हैं हम, 6×7 = 42 हो जाता, तो 1 और 3 बचता। और फिर लगता है कहीं पर हमने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर गलत तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो शेषफल एक आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लिव्स द रिमाइंडर इक्वल टू द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा अच्छा, एक मिनट, देखो हमने गलती कहां पर की। यहाँ पर जो रिमाइंडर चाहिए ना, यानी कि जो शेषफल चाहिए, वो किसके बराबर चाहिए, हम शेषफल इसको मान रहे हैं, लेकिन इतना का जो महत्तम समापवर्तक होगा यानी कि एचसीएफ होगा, उसके बराबर शेषफल चाहिए। तो इनका एचसीएफ तो 1 होगा, क्योंकि देखो इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। तो 1 चाहिए हमारा रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर 2 था, यहाँ 3 था, और ये 12 था। 6 से अब डिवाइड करते, 6×2 = 12 कट ही जाता, और एक यहाँ पे रिमाइंडर बच ही जाता, तो थर्ड आंसर सही है। यहाँ पे 6 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो एक बचेगा कि नहीं। अगर 6 से डिवाइड कर दे तो एक कट जाता, देखो, 6 से 6×9 = 54। ठीक है, और 6×6 = 36। तो 36 बार में जाता ही नहीं, ये 6×5 = 30, यहाँ पे 5 बच रहा था, ये ऐसे भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 12.25% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना का भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी, ये बताना है।
देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं मानता हूं कि पहला इंस्टॉलमेंट 100 रुपए का था, अगर पहला इंस्टॉलमेंट 100 रुपए का था तो दूसरे साल में उसको कितना पेड करना पड़ेगा, 1 साल हो जाएगा तो 1 साल के लिए उसे 12.25% देने पड़ेंगे 100 पे, यानी कि टोटल 112.25 रुपए देने पड़ेंगे। तीसरे साल में उसे और इतना रुपए देना पड़ेगा, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो और उस पर बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर इसी का डबल आप कर लो तो 12.25 का डबल कितना हो जाएगा आपका, 12 दूना 24, 24.5 हो जाएगा। तो ये 124.5 बन जाएगा। अब टोटल कितना हुआ बताओ, टोटल कितना देना पड़ा उसको 3 साल में। सबको ऐड करोगे तो ये 5 और 2 7, 5 और डेसिमल 4 2 6 2 1 3 और 3, ये टोटल उसको पेड करने पड़े। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना पे करना है उसको, 9429, और हमें अब 100 की वैल्यू बतानी है क्योंकि 100 हमने इंस्टॉलमेंट लिया था। अब अगर ये डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे 2 जीरो और इससे अब इसको काटना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं काटूं इससे, ये 25 से कटता हुआ तो नजर आ ही रहा है पहली बात। तो 25 से इस 2 जीरो को मैं 25 चौके 100 काट देता हूँ, और 25 से इसको काटेंगे 25 एक बार में, फिर बचेगा 5 और 3 8। तो 25 तिया 75, फिर 5 और 6 11 और 7 25 चौके 100, 25 सत्ते 175। ठीक है, इतना आ गया। अब ये 4 3 7 7 14 1 15, अब ये 3 से कट सकता है तो 3 से इसको मैं काटता हूँ। तो 3 से अगर मैं काटूं तो 3 चौके 12, और फिर से 3 चौके 12 और 3 में 27, और 3 से 1 कट जाएगा तो देखो 3 तिया 9, 3 एक बार में, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, ये है। क्या इससे ये कट जाएगा, 9 दूना 18 36 9 25 45 9, 9 सत्ते 7 बार में शायद ये कट जाए, 9 सत्ते 63, ये इससे 7 बार में कट रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 चौके 28 हो गई। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुना में 28, यानी कि ये 2800 आएगा। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करूं, महेश चावल को 24% हानि पर बेचने हेतु सहमत हो गया क्योंकि चावल खराब हो गया था। हालांकि उसने ग्राहकों को धोखा दिया और 50 ग्राम चावल के स्थान पर केवल 19 ग्राम चावल दिए। बताओ, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा धोखा हो गया। ठीक है, अब देख हुआ क्या, 24% हानि पर बेचने को कहा। 24% का मतलब होता है आपका 6 चौके 24 और 25 चौके 100, यानी कि उसके कहने का मतलब कि अगर 25 का खरीदा था तो उसने बोला कि हम 19 में ही बेच देंगे। ठीक है, ये उसके कहने का मतलब है। लेकिन वो क्या किया, 50 ग्राम की जगह पर केवल 19 ग्राम दिया, यानी इसका खुद का कॉस्ट तो 19 का ही लगा, लेकिन दूसरे से ले लिया 50 का दाम। अब ये बना कितना बताओ टोटल, ओवरऑल जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा 19 से 19 कट जाएगा, और 25 दुना 50, ये एक बार में, तो यहाँ एक आया और यहाँ दो आ गया, तो एक पे दो बन गया, यानी एक का फायदा हुआ एक पे और गुना का 100। तो ओवरऑल उसे 100% का फायदा हुआ। भाई बताओ, 24% हानि पर बेचने का कहा, लेकिन देखो इतना उसने बेईमानी किया कि 100% का फायदा कमा लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये लंबा चौड़ा सा है। ए किसी काम का 1/5 भाग 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 30% भाग 36 दिन में कर सकता है, सी 80% 160 दिन में कर सकता है। बीसी ने काम करना शुरू किया, एक्स दिनों तक किया, एक्स दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, एसी ने साथ मिलकर एक्स माइनस 40 दिन में काम पूरा कर दिया। अब ठीक है, और बी प्लस सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य तथा ए प्लस सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 19:6 है, तो सी द्वारा 2x दिनों में उसी कार्य का कितना भाग पूरा किया जाता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ही हम वैल्यू निकालते हैं कि एक ओवरऑल टोटल काम करने में कितना टाइम लेगा। 1/5 काम करने में 20 दिन लगाता है, तो पूरा यूनिट काम करने में 20 25 100 दिन लगाएगा, यानी ए 100 दिन में काम पूरा करेगा। ठीक है, अकेले करे तो बी अगर अकेले करे तो कितना दिन लगाएगा, ये 30% काम अगर 36 दिन में करता है तो 3 से काट दें तो 10% काम 12 दिन में करेगा, तो 100% काम ये 120 दिन में करेगा। अगर मैं सी की बात करूं तो सी 80% काम जो है वो 160 दिन लगाता है, तो 1% काम करने में इसको 2 दिन लग जाएंगे, और 100% काम करने में इसको 200 दिन लग जाएंगे, यानी कि सी 200 दिन लगाएगा। टोटल वर्क यानी कि इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 600 एलसीएम हो गया, तो टोटल वर्क 600 हो गया। अच्छा, ए अगर 100 दिन में 600 काम कर रहा है तो डेली वो 6 यूनिट कर रहा है, ये डेली 12 25 60 5 यूनिट, और ये 2 3 6 डेली 3 यूनिट काम कर रहे हैं। ये इनकी एफिशिएंसीज हो गई। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि बी और सी ने मिलकर एक्स दिन तक काम किया। बी 5 यूनिट डेली काम करता है और सी 3 यूनिट, यानी कि 5 और 3 8 यूनिट डेली काम कर रहे हैं, तो एक्स दिनों में 8x काम कर दिए ये लोग। फिर क्या कह रहा है आगे कि अब ए और सी ने मिलकर काम किया तो ए सी मिल जाएंगे, तो 6 और 3 डेली 9 यूनिट का काम होगा, और कितने दिन ये काम करते हैं, x माइनस 41 दिन।
तो x माइनस 41 ये टोटल, और टोटल काम कितना हुआ? टोटल काम हुआ अपना 600। तो यहां से 8x और 9x हो गया 17x, और इसकी वैल्यू आ गई 6 और 3 936। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 936, सॉरी 969 आएगा ना। तो ये 17 पीछे 85 और 17 सतह 119, एक्स की वैल्यू आ गई 57। अब यहां पर ध्यान से आप समझना, अब क्या कह रहा है आपसे, जो पूछा जा रहा है इस लाइन को हम छोड़ के और डायरेक्ट जो पूछा जा रहा है कि बीसी द्वारा किया गया काम और एसी द्वारा किया गया, ये इसका रेशियो दे रखा है, इससे हमें मतलब ही नहीं रखना है। हमें ये बताना है कि सी 2x दिनों में कितना भाग पूरा कर सकता है काम का। 2x का मतलब कि देखो, सी डेली कितना काम करता है, आप देखो सी डेली कितना काम करता है, आप बोलोगे 3 यूनिट। ठीक है, और 2x यानी कि 2 और x की जगह पर 57, तो ये इतना काम पूरा करेगा, तो ये टोटल काम का कितना हिस्सा हुआ? तो आप बोलोगे ये चीज फाइंड आउट करना है, तो ये 3 गुना 2 गुना में 57 लिख लो, और बटा टोटल वर्क कितना है अपने पास 600। तो ये 3 दूना 6 से 6 कट जाएगा, तो ये 57/100 आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन दूसरे में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन प्लस कॉस की वैल्यू इतनी है, तो साइन माइनस कॉस की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने, मैंने ऐसा हालांकि कल ही बता रखा है, देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन और प्लस कॉस, और ये √11/3, और ये हमें निकालना है साइन और माइनस का कॉस, इसको मैं मान लेता हूँ x। तो हमें ओवरऑल x की वैल्यू अब फाइंड आउट करनी है, तो दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे। इसका स्क्वायर करोगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस आ जाएगा, इसका स्क्वायर लिखोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2 साइन और कॉस। ठीक है, और ये राइट साइड में 11/9, और ये राइट साइड में एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा, ये देखो, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। अगर ऐड करोगे तो 1 और 1 2 आ गया, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट साइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 11/9। 11/9 को इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 दूना 18 में से 11 गया 7/9, तो एक्स की वैल्यू √7/9, जिसको आप √7 और/3 कह सकते हो। तो ये ऑप्शन थर्ड में है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब करोगे और इस वीडियो को लाइक करोगे। कमेंट तो करना ही करना। एक दुकानदार चीनी को 40 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है, 36 केजी की दर से खरीदा, और उसकी तौल मशीन खराब है, बेचते समय मात्र 800 ग्राम ही तौलती है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखो, 40 की दर से बेचता है और 36 का खरीदता है, तो पहली बात कि 36 का खरीदा और 40 का बेचा, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर फायदा हो गया कितने का भाई? 4 का फायदा हो गया कितने पे? 36 पे। तो 4 ने में 36, यही बात हुआ, यानी कि 9 और 1 का रेशियो आ गया। अब 9 पे अगर 1 का फायदा है तो कितना बन गया? 10। आगे कह रहा है कि वो 800 ग्राम ही तौलती है, यानी कि उसका खुद का तो 800 ग्राम ही गया, लेकिन वो ग्राहक से 1000 ग्राम के पैसे ले लिया, तो यहां भी फायदा उसको हुआ, और ये रेशियो कितना बन गया? 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 दूना 10 और 4 दूना 8, यानी कि यहां पर भी 4 और 5 का रेशियो बन गया। तो ओवरऑल कितना हो गया? अगर ये 9 चौके 36 है, तो ये 10 पचे 50 है, यानी कि 14 का फायदा हो गया उसको 36 पे, और गुना में 100। अब ये हो गया 9 चौके 36 और ये 25 चौके 100, तो ये 25 चौके या फिर 14 पचे 70 का शून्य, और 14 दूना 28 और 7 35, इतना बटा 9 आ गया। डिवाइड करोगे तो 9 तिया 27, और बच गया अपने पास 5 और 2 7 जीरो, तो 9 अठे 9 तिया 27, तो 3 और 5 80 आ रहा है ना, 9 अठे 72। तो देखो 3 और 8 से स्टार्ट होने वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 720 विद्यार्थियों वाले स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। 18 नई लड़कियां आ गई, तो कितने लड़कों को और आना चाहिए ताकि रेशियो जो बन जाए लड़कियों और लड़कों का, वो 2:3 बन जाए? ठीक है, सबसे पहले देखो 3 और 5 का था, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां दोनों ही इसमें आती हैं, और आने के बाद ये रेशियो 2 और 3 हो गया। तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ से ऐसे ले लेते हैं। देखो, 3 और 5 यानी कि टोटल 8 था, और 8 की वैल्यू अगर 720 थी, तो 1 की वैल्यू 90 थी, और 3 की वैल्यू 9 तिया 27, यानी कि ये नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए? 9 पचे 45, यानी कि 450। अब देखो, ये कह रहा है कि ये 270 लड़के हैं, इनमें भी कुछ आए, और लड़कियां कितनी है? 450, इसमें कितने आए? 18, और ऐसे में रेशियो कितना बन गया? 2:3। बस यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, एक तरीका तो यही था अपने पास, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 27 तिया 81, और प्लस का 3x, और 450 का डबल कितना हो जाएगा? 900, और 18 दूना 36, तो ये 936 आ गया। तो 3x की वैल्यू 36 उधर से और 90 उधर से, 9 3 11, 1 1 6 आ गया। गलत लिख दिया क्या हमने?
एक, दो, छः, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, तीन चौके 12 और तीन दूना 6, 42। आप चाहो तो चेक कर लो, 6 में से 0 जाएगा 6, और यहाँ पर 3 में से 1 आएगा 2। आगे बढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार आकृति के कुछ बर्फ के टुकड़ों को एक बेलनाकार कंटेनर में डाला जाता है। कंटेनर में कुछ जूस भरा हुआ है और बर्फ के टुकड़े इसमें पूरी तरीके से डूब जाते हैं। यदि कंटेनर का व्यास 18 सेंटीमीटर है, जूस का स्तर इतना बढ़ जाता है, तो कितने बर्फ के टुकड़े डाले गए। देखिए, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए कि वॉल्यूम सेम रहेगा। जितने हम बर्फ के टुकड़े डालेंगे और जितना उसका लेवल इंक्रीज होगा, दोनों में वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो भाई, कि मान लो अगर नंबर ऑफ जो बॉल्स थे या फिर आपके बर्फ के पीसेस थे वो n था, तो इनका n का वॉल्यूम, अब चूंकि ये स्फेरिकल थे तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई और r क्यूब। r यहाँ से 2 से डिवाइड कर दोगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। ठीक है। राइट साइड में ये अब सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। 18 व्यास है तो रेडियस 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81, और इंटू हाइट कितना होगा, 40। बस काट पीट के एच एन की वैल्यू निकाल लो। पाई से पाई गया 27, ये 27 या 81, और ये 4 से 4, तो एन की वैल्यू 3 या 9 और 1 शून्य, ठीक है, 90। आखिरी प्रश्न पे आ चुके हैं। एक स्टोर रूम में अरुण के पास मोबाइल फोन खरीदने के लिए दो ऑप्शंस थे, या तो 2500 रुपए पूरी राशि का भुगतान करता है, या फिर वो किस्त योजना बनाता है और 520 रुपए डाउन पेमेंट करता है और 4 समान किस्तों में मोबाइल खरीदता है। 25% की दर से ब्याज वसूल किया गया, तो किस्त मासिक किस्त उसकी कितनी थी। देखिए, अब करना क्या है, सबसे पहले 2500 रुपए उसको देने थे, ठीक है। 2500 रुपए में से 520 रुपए उसने डाउन पेमेंट कर दिया, यानी कि एट अ टाइम उतना कैश पेमेंट या जिस तरीके से भी किया उसी समय दे दिया। अच्छा, अगर 2500 में से 520 दे दिया तो उसको और कितने पैसे देने रहेंगे, आप बोलोगे 1980 रुपए देने रहेंगे, ठीक है। ये देने रहेगा, लेकिन इस पे अब इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा भाई, तो आप बोलोगे 25%, यानी कि 25/100। ये वार्षिक है और इसे मासिक देना है, 4 महीने तक भरना है, तो मासिक निकालोगे तो 12 से डिवाइड करोगे, और 4 महीने की बात है तो 4 से हमने गुना कर दिया। महीने का निकालना है तो हमने 25 को 12 से डिवाइड कर दिया, ये मासिक हो गया, मंथली, और 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये फॉर 4 मंथ्स फाइंड आउट हो जाए। ये 4 महीने बाद टोटल ये बन जाएगा, ठीक है, अगर इस पे डायरेक्ट हम जोड़ते हैं तो। अच्छा, अब अगर हम किस्तों पे ध्यान दें तो देखो यहाँ पर टोटल, अगर मैं किस्त की बात करूं यहाँ पर, तो पहले तो 4 साल में अगर मान लूं कि मैं हर एक इंस्टॉलमेंट x रुपए है, तो 4 साल में अगर x x x देगा तो 4x देगा, और प्लस इन पे जो इंटरेस्ट लगेगा, तो हर एक इंस्टॉलमेंट पे, मान लो इंस्टॉलमेंट x है तो इंटरेस्ट लगेगा 25/100 गुना 12 का, हर एक महीने का। और कितना हमें इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, 3 बार, यानी कि 3+2+1। ये ध्यान रखना, जैसे मान लो ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, तो हम इंटरेस्ट कितनी बार देंगे, यहां से यहां तक आने पर पहला इंटरेस्ट भरेंगे, फिर यहां से यहां पर आने पर दूसरा, और यहां से आने पर तीसरा, यानी कि इंटरेस्ट तो 3 ही बार भरना होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर 3+2+1 लिखा है। तो ये ओवरऑल बना कितना, आप काट पीट के इसको सुलटा लो मामला, तो ये 4x हो गया, प्लस ये 25×4 = 100, और ये 6×2 = 12, तो ये x/8 आ गया। इधर कितना आ गया, आप देखोगे कि 25×4 = 100 से 100 कट गया, और 12 से इसको काटोगे तो ये 12 एक बार में कट जाएगा। फिर बच जाएगा आपके पास 7 और 8, 12×6 = 72, और 12×25 = 60, 165 आ गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 8×4 = 32 और 1 33, x और बटा 8। कुछ छोड़ दिया क्या हमने, लगता है कुछ छूटा हुआ। ये 33 है और ये 165 है, 3×5 = 15 और 1 16, इससे तो ये 5 बार में कटा, तो x की वैल्यू तो हमारे पास, नहीं नहीं, कुछ तो हमने मिस कर दिया है। 8, 25×4 = 100, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ देखो यहाँ पर यार गलती कर दिया हमने, सॉरी सॉरी सॉरी। एक बार मैं मिटाता हूँ फिर सबको, फिर से मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी। देखो, मैंने क्या बोला, पहले अगर मैं इंटरेस्ट से ही शुरू कर दूं, जैसे देखो मान लो मैंने हर एक किस्त जो है इंस्टॉलमेंट वो x रुपए का माना, तो 4 बार पे करेगा तो 4x पे करेगा। ये इंस्टॉलमेंट की बात हो गई। फिर इस पर ब्याज भी देगा वो, तो हर एक इंस्टॉलमेंट पे कितना का ब्याज देगा, 25/100 का। ये वार्षिक है, मंथली लाने के लिए हमने 12 से डिवाइड कर दिया, और 3 बार ये देगा, तो 3+2+1 हमने लिख लिया, ठीक है।
अब इसको ब्याज देना कितना था, आप बोलोगे 1980 रुपए, तो इसके केवल प्रिंसिपल के थे, इस पे इंटरेस्ट कितना लगता है, इस यहाँ अमाउंट लिखना है बेसिकली, और हमने इंटरेस्ट ले लिया था। जैसे अगर मैं इंटरेस्ट ही निकाल के दिखाऊं तो 25/100 और गुना में 12, ये 1 महीने का और 4 महीने का, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौके 100 से 100, तो 1/12 केवल इंटरेस्ट है, यानी 12 पे 1 का इंटरेस्ट होगा, तो हमें 13/12 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये बात थी। अब यहाँ पर काटोगे तो 12 से इसको हमने काटा था, तो कितनी बार में कट गया था, 12 एक बार में, ठीक है, 165 बार में कट गया था। और ये कितना आ गया था आपका, ये पूरा काट के आया था 33x और बटा 8। ठीक है, तो ये 165 और गुणा में 13 हो गया। इससे ये कटा था हमारे पास 5 बार में, तो x की वैल्यू 8×25 = 40 और 13×4 = 52, 520। तो ऑप्शन तीसरा जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना करें। बाकी किसी और बात के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहां डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।